वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो टेस्ट चल रहा है उसका ये सेट नंबर 6 है जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट चल रहा है वो बीपीएससी के थ्रू जो 7th फेज का बहाली आने वाला है टीचर का, उसी को लेकर चलाया जा रहा है, जिसमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है। और ये संविधान से संबंधित तीसरा टेस्ट है जिसमें आपको सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 में भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये बनाइएगा सेट नंबर 6, क्योंकि बीपीएससी जो है वो संविधान से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछता है। तो 10 नंबर बहुत होता है, इसलिए अच्छा से टेस्ट को बनाए, देखिए अपने आप को कि कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए अब हम लोग टेस्ट देते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना। यहाँ पे लोकायुक्त कार्यकाल की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना किया गया था। लेकिन अगर बात करेगा कि लोकायुक्त से संबंधित विधेयक सबसे पहले कहाँ पारित हुआ था तो उड़ीसा में 1970 में इस पर विधेयक पारित कर लिया गया था। लेकिन लोकायुक्त वहाँ पर 1980 में बना था, ठीक है, 1983 में 1983 में लोकायुक्त उड़ीसा में बना था। लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है। तो भारत में जो है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है बाबू, वैधानिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। पहले जो था मत वोट देने का लिए 21 वर्ष आयु रखा गया था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में आपको आयु को घटाया गया 21 वर्ष से करके आपको 18 वर्ष किया गया। और 18 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम मताधिकार आम चुनाव हुआ था। उसी समय 1989 में आम चुनाव जो 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी में सर्वप्रथम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्न शामिल है। प्रस्तावना में कौन कौन शामिल है ये बात कर रहा है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिससे वो प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, इस तरह दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको स्थिति और अवसर की समानता, ये भी 3 1। उसके बाद होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो देखिए 3 1 3 हो जाएगा। 3 के बाद न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी आपको पहले ये 3 नंबर। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, यानी उसके बाद 2 नंबर। और उसके बाद आपको स्थिति और अवसर की समानता यानी 1 नंबर, यानी 3 2 1। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाला बंदोबस्त यानी 4। उसके बाद फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता 5। प्रस्तावना में इस तरह बात बोली गई है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 3 2 1 4 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। और नेशनल वोटर डे आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है बाबू, 25 जनवरी। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये कब से मनाया जा रहा है तो ये आपको 2011 से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है, हुआ था, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा दल था बाबू, जो आम आदमी पार्टी था। गुजरात में भी उसको आम आदमी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा इसको मिल जाएगा। क्योंकि गुजरात जो विधानसभा हुआ था गुजरात में, और गुजरात में यह वहाँ का राजकीय पार्टी बन गया था। ठीक है, इसीलिए इसको अब राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष, यानी राजनीतिक जो दल है उसको संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिला था यही पूछ रहा है, पहली बार। तो याद रखिएगा ये आपको मिला था 1985 में। कब, 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का अधिकार पर निर्भरता संबंधित उपबंध, यानी दल बदल कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया था। ठीक है, और उसी समय संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर 1985 ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? किसको दी थी बाबू? तो याद रखिएगा, ये आपको 105वां संविधान संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति को बहाल किया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी का बात कर रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 2011 का जनगणना अभी हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है, हो रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है हिंदी का जो प्रतिशत है वो 43 दशमलव समथिंग है। ठीक है, यानी 43.63% के आसपास है। ठीक है, और वर्तमान में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी ही है। क्या है? हिंदी। अगर दूसरे नंबर पर बात करेगा तो दूसरे नंबर पर बंगाली है। क्या है? दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बंगाली, और तीसरे नंबर पर मराठी है। क्या है? मराठी है। चौथे नंबर पर तेलुगु है, पाँचवें नंबर पर तमिल, छठे नंबर पर गुजराती और सातवें नंबर पर उर्दू भाषा बोली जाती है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, किस दिनांक से? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि जो होगा उससे लेकर 5 वर्ष तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। संविधान के बारे में, पंचायत के बारे में भाग 9 में बोला गया है। भाग 9 के अंतर्गत 243 आर्टिकल के में बोला गया है। मतलब पंचायत से संबंधित जो भी चीज़ दिया गया है वो आर्टिकल 243 में दिया गया, उसमें ABCD है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के के में 243 के के में आपको पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है, और ये बात अनुच्छेद 243 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भारतीय संविधान में लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 330 में ये बात बोला गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य है? अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के बारे में बात कर रहा है कि कौन है। देखिए, प्रधानमंत्री दिया हुआ है, प्रधानमंत्री दिया हुआ है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं। ये नहीं होते नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, यानी 1, 2 और 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, कैबिनेट मिशन में शामिल इसमें से कौन नहीं थे? तो विलियम वुड नहीं था। कौन था? विलियम वुड नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस था, स्टुअर्ट क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था। लेकिन कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, और इसमें विलियम वुड नहीं था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखो, क्या बात कर रहा है कि जो भारतीय संविधान है इसको बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखो, 12 अधिवेशन हुआ था। कितना हुआ था? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन किस तरह हुए थे? जो 12वां अधिवेशन था, 11वां अधिवेशन जो था वो 26 नवंबर को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आखिरी इसकी बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। कितने अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में बोल रहा है कि कौन सा एक्ट जो है वो द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर जो होगा वो भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, इसी में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम लिया गया था। तो याद रखिएगा, ये लिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्रिप्स मिशन कब? 1942 द्वारा। ठीक है, 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? कौन था ये बात कर रहा है। देखो अंतरिम सरकार में सी राजगोपालचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद का बात करेगा तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में ये 3 लोग शामिल थे, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम यहाँ पे होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। एस राधाकृष्ण इसमें शामिल नहीं थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई, क्योंकि 3 लोग सदस्य थे इसके। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उपसभापति का बात कर रहा है, और उपसभापति जो थे वी.टी. कृष्णमाचारी थे। कौन थे बाबू? वी.टी. कृष्णमाचारी। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन फ्रैंक एंथोनी था। संविधान सभा का प्रथम का बात कर रहे हैं ना, तो प्रथम मनोनीत उपसभापति जो था वो फ्रैंक एंथोनी था। कौन था? फ्रैंक एंथोनी जो था ये प्रथम अस्थायी उपसभापति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यानी कौन सा व्यक्ति कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? इसके बारे में कौन बोला था? तो याद रखिएगा ये बात ऑस्टिन ने कहा था। कौन कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा किसका उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा रेलवे पुलिस का। किसके बारे में? रेलवे पुलिस। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र और गणतंत्र की जन कुंडली कहा है? किसने कहा था? किसके बारे में? यानी प्रस्तावना को हमारे संप्रभु और प्रजातंत्र गणतंत्र का जन कुंडली कहा था। किसने कहा था ये पूछ रहा है, और ये बात आपको के.एम. मुंशी ने कहा था। कौन कहा था? के.एम. मुंशी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया? उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 3। कितने? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किए गए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। कैसा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और कैसा? तो राजनैतिक। ठीक है, ये 3 तरह का न्याय के बाद उद्देशिका में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा वो देश पूछ रहा है, तो इसका देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? क्या बात कर रहा है? दल विहीन प्रजातंत्र का बात कर रहा है। तो दल विहीन प्रजातंत्र जो है जयप्रकाश नारायण, और इसके बाद इसका समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। तो इस यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। मतलब सी और डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था ये क्वेश्चन है, और ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी की बात कर रहा है, और ये विशाखापट्टनम है। कौन है बाबू? विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम जो है 1974 में भारत का सह राज्य नियुक्त हुआ था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। तो 36वां इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 36वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में बोला गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपको अनुच्छेद किस में बोला गया है? तो अनुच्छेद आपको 15 का 4 और 16 के 4 के प्रावधान में ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? किसको? अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी के बारे में बात करा है कि किस आर्टिकल के तहत उनके मौलिक सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है?
तो याद रखिएगा किसके तहत दिया गया है, तो वह अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण करता है। यहाँ पे निजता का अधिकार का बात कर रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन एक बी होगा, अनुच्छेद 21 के तहत कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई यानी अपने पसंद से भी शादी कर सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 21 आपको ऐसा छूट देता है। तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए अनुच्छेद 21 में शामिल कुछ ऐसे बातें हैं जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार आपको है, शीघ्र विचार करने का अधिकार भी है, विधिक सहायता का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, पैर में डंडा बेड़ी डालने का भी विरुद्ध अधिकार है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित है। हिंदू शब्द किसे सम्मिलित है ये बात कर। देखिए 25 के 2 यानी 25 के ख में हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है आपको बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें पारसी नहीं होगा और यहाँ पे 3 लोग जब शामिल दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार का अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपको प्रारंभ हुआ है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 51 में बोला गया है। कहाँ, 51 जो आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। किस में बोला गया है, विदेश नीति से संबंधित जो भी होगा वो अनुच्छेद 51 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग किसके बारे में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यही बात सही इसमें है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। जो राज्य का विकास परिषद बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें केंद्र का वित्त मंत्री के साथ राज्य के सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। किसको, जिलाधीश को। जिलाधीश जो होता है उसको संस्थागत करिश्मा किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये बात आपको रजनी कोठारी ने कहा था। कौन कहा था, रजनी कोठारी। उनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसी में इस बात को उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने का सिफारिश किसने की थी, यानी कौन सा आयोग ने किया था। यानी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो आयोग था बाबू ये आपको राजमन्नार आयोग था। कौन था, राजमन्नार आयोग। राइट आंसर जो होगा तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार आयोग जो है वो 1969 में किया गया था और इस समिति का गठन राज्यों को अधिक स्वायत्त प्रदान करने के सुझाव के बारे में बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो आसान क्वेश्चन है। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है का बात कर रहा है और इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एमनेस्टी है यह विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आयोजन, बनाने और संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनरेगा का बात कर रहा है और किसकी है बाबू, तो ये आपको ग्राम पंचायत की है। इसकी जिम्मेदारी किसकी दी गई है, आपको ग्राम पंचायत को। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। किस कमेटी द्वारा किया गया था बाबू, तो याद रखिएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा। एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में कहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है।
याद रखिएगा, केरल में है, तेलंगाना, सिक्किम में, हरियाणा में ये नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य, संविधान संशोधन का अभिपालन का बात कर रहा है, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और इसको सबसे पहले लागू जो किया था वो मध्य प्रदेश किया था। कौन किया था, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो याद रखिएगा, ये बात जो कहा था चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। कौन कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है, किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार, तो इसको भोजपुरी को जोड़ने की हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो संस्थापक था वो था बी आर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे बाबू, बी आर अम्बेडकर साहब। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अम्बेडकर जी द्वारा 1936 में किया गया था। कब, 1936 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था। लोक सेवा अधिनियम सबसे पहले किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, ये पूछ रहा है। और ये आपको हुआ था आपको 1986 में किया गया था। कब, 1986 में। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। कब, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि स्वर्ण सिंह समिति जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसने मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता किया था। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। यानी किस अनुच्छेद में बोला गया है कि जो कर होगा उसको केंद्र द्वारा ही वसूला जाएगा, यानी वसूला जाएगा जो भी टैक्स होगा केंद्र के द्वारा, लेकिन उसको बांटा जाएगा, दोनों केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 270 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। जो उसके बाद वीडियो आएगा उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा जिसमें एंशिएंट और मेडिवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।